ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। दरवाजे एनडीए गठबंधन के उत्तर प्रदेश में बंद हैं। इन दोनों को जोड़ के देखा जा रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज जब हम हाजिर हैं तो हमारे पास एकदम बिल्कुल फ्रेश नई जानकारी है। और ये जानकारी चूँकि अभी से 12-14 घंटे पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक के बाद से अब मूड जो है चेंज होना शुरू हो गया है। और ये मूड, जब राजनीतिक मूड चेंज होता है तो कुछ न कुछ उसके पीछे की कहानी होती है। इस बार की कहानी कुछ और ही है। इस बार की कहानी है कि बिहार से बंगाल और बंगाल से फिर उत्तर प्रदेश की तरफ राजनीति जो है स्विच करना शुरू कर चुकी है। नेक्स्ट चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है और बिहार की भूमिका उसमें क्या होने वाली है ये सबसे अहम है। क्योंकि बिहार की भूमिका जब जब होगी तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसका जोड़ घटाव करके आने वाले विधानसभा का स्वरूप देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी चुनाव से पहले, जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बिहार में बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ, सत्ता ही भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार की चली गई और उत्तर प्रदेश में जो हुआ आपको पता ही है। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बार फिर ऐसा कुछ होने वाला है? कोई बड़ा खेल होने वाला है? इस पूरी संभावना पर हम विचार करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस बार चौंकाने वाला है और उत्तर प्रदेश चौंकाएगा उससे पहले बिहार इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। बिहार इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया और ये सरकार जो चल रही है इसके बाद से कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि अब यहाँ से उत्तर प्रदेश को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो कहा जा रहा था कि असंभव जैसा है, उसको संभव बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत किया और वो सफल भी हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां उसकी सरकार है वहां उसकी चुनौतियां और बड़ी हैं। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनती तो बहुत कुछ बिगड़ता बनता नहीं था। लेकिन 2024 के परिणाम जिस तरह से आए हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, कमजोर होगी? एनडीए गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा? आपके मन में भी ये सवाल चल रहे होंगे। इन सवालों का जवाब जब खोजने जाइएगा तो सीधे सीधे लगेगा कि क्या एनडीए गठबंधन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो बिहार में एक बड़ा ट्विस्ट आया था और वो ट्विस्ट था जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा वैक्यूम होना। आरसीपी सिंह बाहर हुए, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाया, सारा दोष आरसीपी सिंह पर आया और आरसीपी सिंह को अंततः थोड़ा समय लगा लेकिन आरसीपी सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उसके बाद की कहानी आपको सबको पता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, 403 सीटों के विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है और देश का सबसे बड़ा राज्य है, कई खंड में बटे हुए हैं, वोटर की भी स्थिति वहां बहुत अलग तरह की है। अगर उस चुनाव से पहले बिहार में कोई बड़ा ट्विस्ट होता है तो क्या पिछली बार 255 विधायकों के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार भी दोहरा पाएगी? 2024 के अगर लोकसभा के परिणाम देखें तो उसके कहानी कुछ और अलग इशारा कर रहे हैं। लेकिन 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक की है, चाहे वो बिहार के चुनाव हो या अन्य राज्यों के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसकी बात कर लीजिए। सब में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और निखर करके सामने आई है। इसके पीछे कई दावे भी हैं और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल का चुनाव और बिहार में सत्ता परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ के देखा जा रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता हस्तांतरण होता है तो ऐसे में इसका असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार को अभी भी लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने स्वतः सम्राट चौधरी के हाथ में कमान दे दिया बिहार का। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन के वर्तमान साथियों की बात करें तो इनके उत्तर प्रदेश में उपयोगिता क्या होगी? बात करें, शुरुआत करते हैं हम नीतीश कुमार से।
नीतीश कुमार 2022 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको जो चाहिए था वो सीटें नहीं मिली और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए जनता दल यूनाइटेड ने, समझौता नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि जदयू की उपयोगिता यहाँ नहीं है, जबकि कुर्मी वोटरों की संख्या वहां अच्छी खासी है जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी 255 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आती है। यानी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता और जदयू का वहां जो प्रभाव है वो शून्य के बराबर था। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है? जो बिहार में हो रहा है और बिहार में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को दूध की मक्खी की तरह बाहर रखा गया है, हम इसलिए दूध की मक्खी की तरह बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी के सीट नहीं मिलना और उनके बेटा को जैसा लग रहा है कि 5 महीने 29 दिन तक ही उनका कार्यकाल रहेगा, हालांकि 3 महीना पहले रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी दरवाजे एनडीए गठबंधन के उत्तर प्रदेश में बंद है। अपने बदौलत वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, जबकि उनका जनाधार वहां किस तरह का है अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। यानी उनकी उपयोगिता बिहार के बाहर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी जो उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इनका भी वहां बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन चाह ये भी रहे थे कि जो बिहार में कमी रह गई है उसकी खाना पूर्ति जो है, क्षतिपूर्ति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर दे। बिहार से सटे हुए जो जिले हैं, जो विधानसभा है, उनमें उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसमें एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है और सभी जो एनडीए घटक दल हैं वो चाह रहे हैं। सबसे बड़ा दावा जो है वो चिराग पासवान का है, क्योंकि चिराग पासवान का दावा इसलिए भी मजबूत होता है कि वहां 21-22% दलित आबादी है और इस 21-22% दलित आबादी में जैसा कि आपको पता होगा कि अब बिहार से बाहर भी काफी पॉपुलर चर्चित हो गए हैं दलित नेता के रूप में, दलित चेहरा के रूप में चिराग पासवान। देश के किसी भी हिस्से में आप जब जाइए तो वहां चिराग पासवान का एक अलग क्रेज है। इस क्रेज को भजाने के लिए और जिस तरह का तैयारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, प्रभारी मंत्री वहां लगातार डेरा डाल रहे हैं, कई कार्यक्रम भी आपने देखा होगा। अरुण भारती जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिहार के प्रभारी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी कार्य देखते हुए उन्होंने बेहतर काम बिहार में भी किया है। चाहे वो 2025 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए या फिर पार्टी संगठन को कैसे और बेहतर बुस्ट करना है और कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरना है, इसकी अभी अभी मिसाल बानगी उन्होंने दिया कि एनडीए गठबंधन ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा तो चिराग पासवान ने दांव खेलते हुए मुस्लिम उम्मीदवार को उतार करके एक बार फिर से अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया, जिसमें अरुण भारती की भी भूमिका अच्छी खासी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जो चिराग पासवान को वहां मिले और चिराग की जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सहयोगी दल की जरूरत है जो बिहार वाले वोटरों को और बिहार के लोगों को प्रभावित कर सके। तो ऐसे में ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर न तो जनता दल यूनाइटेड की बहुत ज्यादा पहुंच हो रही है या उसमें कोई हिस्सेदारी मिल रही है, या फिर जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो पूरी तरह से समाप्त, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जगह अब कुशवाहा नेता बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया, खोज लिया है। सम्राट चौधरी के रूप में एक बेहतर विकल्प के रूप में कुशवाहा समाज को दिया गया है, जिससे कुशवाहा समाज अब उनकी तरफ स्विच भी कर रहा है और बड़े बड़े कुशवाहा नेता उनके पीछे पीछे अब चलने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को एक नए सिरे से काम करना पड़ेगा। कल ही जब संपादक नमन मिश्रा जी से मेरी पंचनामा में बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरनल खबर मेरे सामने रखी और आप लोगों के सामने भी रखा ही उन्होंने। उनका सीधे सीधे मानना यह था कि अब जो जरूरत है वो चूंकि 7-8% ईबीसी को अपने पाले में करने का एक बड़ा अवसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहेगी। ऐसा उसने बिहार में भी करके दिखाया है और बिहार में उसे 4 सीटें मिली थी, उसमें से 2 ईबीसी को भेज करके उसने साफ कर दिया है कि वो आगे क्या करने जा रही है। यानी नीतीश कुमार जो लौकुश के साथ साथ ईबीसी का वोट बैंक अपने पास रखते थे, उस ईबीसी पर अब भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी ये इशारा कर चुकी है या इस एक्ट को कर चुकी है
कि उसने अपने सहयोगी दलों के वोट बैंक को अपने पाले में किया है। देश के अलग अलग राज्यों में भी देख लें या फिर बिहार में भी देख लें तो नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में से कुशवाहा वोटरों को अपनी तरफ आकृष्ट करना और अब ईबीसी को अपनी तरफ रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुम्हार समाज से दोनों ही खेमे से उम्मीदवार दिए गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने दिया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है और ईबीसी में इनका एक अलग पहचान है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईबीसी नेता के रूप में मुकेश सहनी की भी पहचान अच्छी खासी है। भले ही वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो डिमांड उन्होंने किया है, आरक्षण की बात की है अपने समाज के लिए, उस आरक्षण में अभी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ये दाव उत्तर प्रदेश चुनाव, जहां की अच्छी खासी संख्या 7% से 8% के आसपास मल्लाह समाज के, निषाद समाज के लोग हैं, वहां ये खेल कर सकती है। वहां संजय निषाद पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, साथ हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में उनका प्रभाव बहुत कुछ दिख नहीं पाया। और दूसरी तरफ उनके जो समझौता और जो निगोशिएशन वाली बात है, सौदेबाजी वाली बात है, वो थोड़ा सा उनका डिमांड हाई होता जा रहा है। जबकि मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी अब ये समझ गए हैं कि उनको डिमांड नहीं करना होगा, बल्कि उनको जो मिलेगा उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में क्या हुआ, अचानक से वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, विधायक भी उनके 4 जीत करके आए, 11 सीटें भी मिली थी, लेकिन उसको वो सही ढंग से यूज नहीं कर पाए। उनके सारे विधायक भी उनके हाथ से छिन गए और उनका भी मंत्रिमंडल चला गया। ये सभी परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि चिराग पासवान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है और चिराग पासवान उसके हिस्सा हो सकते हैं। तो वही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के कॉम्बो के रूप में मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी ये सिर्फ कयासों के बाजार में है, लेकिन जिस तरह से मेल मिलाप बढ़ा है, आपको याद होगा इससे पहले भी सम्राट चौधरी से मिलने के लिए कोशिश एक बार हुई थी, जो कि सफल नहीं हो पाई 2025 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा से पहले। इसके बाद की जो कहानी है उसमें आपको पता है कि अभी अभी देव ज्योति, जो कि कहा जाता है कि मुकेश सहनी के हनुमान और उनके बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई है, कंधे पर हाथ भी था। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जीत का हिस्सा बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो समीकरण बैठाने होंगे, उस समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार से ज्यादा महत्वपूर्ण चिराग पासवान और दूसरी तरफ मुकेश सहनी हो सकते हैं, क्योंकि संजय निषाद को अगर रिप्लेस करना है तो मुकेश निषाद को वहां लेके जाना पड़ेगा, मुकेश सहनी को लेके जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे तौर पे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसमें यूपी चुनाव से पहले बिहार में बड़े खेल की संभावनाएं हैं। अगर इसके अलावे अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी इंटरटेन नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में, तो ये कोई अलग से रास्ता निकाल सकते हैं। विद्रोही भी हो सकते हैं, सामने से चुनाव भी लड़ सकते हैं, फ्रेंडली मैच भी खेल सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। और एक संभावना जो अंतिम संभावना है, जिसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं, ये पाला बदल भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कौन इन कौन आउट, खास करके ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, इनकी क्या स्थिति होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी के बेस पर आने वाले 2029 के चुनाव का भविष्य तय होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश में इस बार वो एक नया दाव खेलेगी। किसको? आपको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य, उनकी जगह पर सम्राट चौधरी ऑलरेडी बिहार में सत्ता पर आ गए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको एक स्टेप आगे दिया जा सकता है, या फिर उनकी जगह किसी ईबीसी को सामने लाया जा सकता है। ये भी मुद्दा सामने नजर आएगा, क्योंकि सवर्णों के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या अच्छी खासी है और 16% के आसपास, 1% कम या बेसी, 16% के आसपास सवर्ण वहां है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उनकी भूमिका भी रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे ओबीसी ईबीसी को मिला दिया जाए
तो लगभग 50% आबादी इनकी है, लेकिन उसमें ईबीसी की संख्या जो है वो 35 से 40% है, यानी 10 से 15% ओबीसी हैं और 35 से 40% ईबीसी हैं। इसलिए ईबीसी पर इस बार जोर देना होगा, क्योंकि बिहार में उप मुख्यमंत्री दो ओबीसी हैं, एक सवर्ण है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस ट्रेंड को चेंज करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए ईबीसी नेता का उस फ्रेम में होना जरूरी है। अगर वो बिहार से आयातित करके भी भेजा जाए, क्योंकि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फूलन देवी को लेकर के हो या अन्य मामलों को लेकर के हो। सीधे तौर पे देखा जाए तो वर्तमान जो वहां की विधानसभा की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी 255 है, समाजवादी पार्टी 111 है, और इसके अलावा अपना दल 12, 8 आरएलडी के हैं, सुहेल देव के 6 हैं और अन्य 10 हैं। यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। लेकिन 2024 के चुनाव से आप जानते हैं कि जब दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी फूक फूक के आदमी पीता है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उसका हाथ जला था, लेकिन इस बार वो पूरा सेफ्टी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने कब्जे में करना चाहेगी, जिससे कि दिल्ली जाने का रास्ता जो है वो सीधा सीधा 2029 के लिए तैयार हो, कोई भी हर्डल बीच में नहीं हो। बिहार था उसको अपने हाथ में कर लिया, पश्चिम बंगाल था उसको भी अपने हाथ में कर दिया, असम से चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश चलिएगा तो सीधे आप दिल्ली तक पहुंचिएगा, बीच में कोई भी हर्डल नहीं है, कोई अश्वमेध के घोड़ा को नहीं रोकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इन अपने पुराने सहयोगियों को ठंडे बस्ते में रख करके वो नए सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में आगे जा सकती है, और इसका रास्ता बिहार से होकर के जाएगा। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार में बड़े राजनीतिक उथल पुथल की पटकथा भीतर ही भीतर लिखी जा रही है, आगे क्या होगा हमारी नजर बनी हुई है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।